Hello dear students, welcome to another video lecture on 360 biology tutorials by Tanvir Malik. In this particular lecture we are going to talk about an important topic of the human reproduction, that is fertilization. ठीक है ना? तो fertilization के बारे में आज हम बात करेंगे और इसके different aspects क्या होते हैं वो हम देखेंगे. लेकिन fertilization को समझने से पहले थोड़ा सा मैं little introduction दूंगा about the एम्ब्रियोलॉजी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं, इन सारे कंपोनेंट्स को हम एम्ब्रियोलॉजी में ही पढ़ते हैं. ठीक है ना? तो ये एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एम्ब्रियोलॉजी इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड इट्स सब्सिक्वेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टू फॉर्म एम्ब्रियो एंड इट्स बर्थ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ जेस्टेशन पीरियड. तो आप क्या याद रखेंगे? एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एम्ब्रियोलॉजी वो स्टडी है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जाइगोट कैसे बनता है. ठीक है ना? हमें पता है जाइगोट फर्टिलाइजेशन से बनता है, मेल और फीमेल गैमेट कंबाइन करता है तो जाइगोट बनता है. ठीक है ना? तो इसके बाद जाइगोट के बनने के बाद क्या होता है? जाइगोट के बनने के बाद बहुत सारे चेंजेस आ जाती हैं, बहुत बार डिवीजन हो जाता है. तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एम्ब्रियो बन जाता है और एम्ब्रियो में फर्दर और ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाती है. तो उसके बाद एक कंप्लीट बेबी बनता है, एक कंप्लीट बच्चा बनता है और उसकी बर्थ हो जाती है. लेकिन ये बर्थ कब होती है? जब एक फीमेल में जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है. ठीक है ना? जेस्टेशन पीरियड किसको बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड हो गया फर्टिलाइजेशन से लेकर बर्थ तक जो भी ये स्टेज आता है, जो भी ये टाइम आता है उसको हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड. ठीक है ना? हाँ, जैसे ह्यूमन फीमेल्स में ये जेस्टेशन पीरियड होता है 9 मंथ्स का. ओके, तो आप याद रखेंगे एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. जाइगोट कैसे बनता है, उसके बाद जाइगोट की सब्सिक्वेंट कंटिन्यूअसली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाती है, बनाता है एम्ब्रियो. उसके बाद एम्ब्रियो और ज्यादा ग्रो हो जाता है, डेवलप हो जाता है. फिर क्या होता है? फिर इसकी बर्थ हो जाती है जब ये कंप्लीट बच्चा बन जाता है. ठीक है ना? जब ये कंप्लीट बेबी बन जाता है. और लेकिन ये कब होता है? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ जेस्टेशन पीरियड. तो ये जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? ये प्रेगनेंसी का पीरियड होता है. ठीक है? हाँ, अब इस एम्ब्रियोलॉजी में जो है, एम्ब्रियोलॉजी में बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं. जैसे इसमें पहला कंपोनेंट आता है फर्टिलाइजेशन. इस तरीके से सेकंड कंपोनेंट इसमें है क्लीवेज. थर्ड कंपोनेंट इज ब्लास्टुलेशन. Fourth one is gastrulation. Fifth one is organogenesis. And sixth one is parturition. So these are the different components of the embryology which we have to discuss one by one. तो fertilization पहला है, उसके बाद cleavage, उसके बाद blastulation, gastrulation, then organogenesis and parturition. ठीक है? तो we shall be taking up the first component of the embryology which we call as the fertilization. तो जो आज का हमारा टॉपिक है तो इसके बारे में आज हम देखेंगे. चलिए आज हम बात करेंगे फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द एम्ब्रियोलॉजी, दैट इज फर्टिलाइजेशन. ओके, हाँ, फर्टिलाइजेशन क्या है? बहुत नीचे वाले क्लास से ही आप पढ़ते आए हैं कि फर्टिलाइजेशन इज एक्चुअली द फ्यूजन. इट इज द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमीट एंड हैप्लॉइड फीमेल गैमीट to form diploid zygote. ओके, तो फर्टिलाइजेशन क्या है? सिंपल सी बात है, ये फ्यूजन है. जब फ्यूज हो जाते हैं, कंबाइन हो जाता है हैप्लॉइड मेल गैमीट और हैप्लॉइड फीमेल गैमीट. हैप्लॉइड का मतलब आपको पता है जिसमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है ना? तो जब हैप्लॉइड मेल गैमीट यानी कि स्पर्म फ्यूज हो जाता है विद हैप्लॉइड फीमेल गैमीट यानी कि एग या ओवा, तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है डिप्लॉइड जाइगोट. ठीक है ना? तो जब ये जाइगोट बनता है तो हम बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गई. ठीक है ना? तो लेकिन अभी आज हम देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट स्टेजेस क्या क्या आते हैं इस फर्टिलाइजेशन के दौरान. ठीक है? हाँ, सबसे पहली चीज फर्टिलाइजेशन के होने, फर्टिलाइजेशन का होना इस चीज पे दारोमदार करता है कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में या फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो वो साइट होती है, वो जगह होती है जहां पर फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब. ठीक है ना? तो फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म का पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. ठीक है ना? तो ये कैसे होता है? सबसे पहले हम बोलेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हैप्लॉइड फीमेल गैमेट जो है ये किस तरीके से किस में जाता है?
ये किस तरीके से फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। हमें पता है कि इस फर्टिलाइजेशन की जो साइट है, आपको याद रखना है, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन आप याद रखेंगे, इट इज एआई जंक्शन। व्हाट इज एआई जंक्शन? इट इज एम्प्यूला isthmus जंक्शन, ठीक है ना। आपको पता है कि हमने पिछले वाले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि जो फीमेल का जो फेलोपियन ट्यूब होता है, तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इन्फेंडिब्यूलम, उसके बाद एम्प्यूला, उसके बाद इस्थमस, उसके बाद यूटेराइन पार्ट, ठीक है ना। लेकिन जो इस फेलोपियन ट्यूब का जो पहला वाला पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड इन्फेंडिब्यूलम। उसके बाद आ जाता है एम्प्यूला, उसके बाद आ जाता है, मान लीजिए ये यहां तक है, मान लीजिए यहां तक है इन्फेंडिब्यूलम, उसके बाद है एम्प्यूला, उसके बाद है इस्थमस, ठीक है। हाँ, दिस इस्थमस, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जो एम्प्यूला इस्थमस का जंक्शन होता है, मान लीजिए यहां पे एम्प्यूला है, यहां पे इस्थमस है, लेकिन इनका जो जंक्शन है, ये वाला इनका जंक्शन है, जहां पर ये दो मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये वो साइट होती है जिसको हम एआई जंक्शन बोलते हैं, और यहीं पर मेल और फीमेल गैमेट जो है फर्टिलाइज हो जाता है। सो द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एआई जंक्शन, ठीक है ना। तो अब इस फर्टिलाइजेशन को होने के लिए इस एआई जंक्शन में, एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन में मेल गैमेट का भी होना जरूरी है, फीमेल गैमेट का भी होना जरूरी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एक फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो उसमें जब ओव्यूलेशन होती है, ओव्यूलेशन यूजुअली 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है ना। तो ये वैरी भी करता है। तो जब वो ओव्यूलेशन हो जाती है, ओव्यूलेशन के दौरान जो सेकेंडरी oocyte होता है, सेकेंडरी oocyte हमने पिछले वाले लेक्चर्स में पढ़ा है, सेकेंडरी oocyte जब रिलीज हो जाता है इनटू द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है ना। कहां से कौन रिलीज करती है? ओवरी रिलीज करती है, ठीक है ना। ओवरी रिलीज इज द सेकेंडरी oocyte इनटू द फेलोपियन ट्यूब, ओके। तो उसके बाद जब ये फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है, फेलोपियन ट्यूब में ये मूव करता है, ठीक है ना। ये आगे आगे पहुंचाया जाता है, क्योंकि इस जो ये फेलोपियन ट्यूब होता है, इसके अंदर वाली जो सेल्स होती है उसमें सीलिया होता है, ठीक है ना। तो उस सीलिया की वजह से, उन सीलियरी मूवमेंट्स की वजह से जो ये सेकेंडरी oocyte होता है, इसको आगे आगे लिया जाता है, ठीक है ना। और तब तक जब तक ये किस जंक्शन पे पहुंच जाए? एआई जंक्शन पे, जहां पे इसको फ्यूज होना है किसके साथ? मेल गैमेट के साथ। तो आप याद रखेंगे कि फर्टिलाइजेशन को होने के लिए सबसे पहली चीज क्या जरूरी है कि ओव्यूलेशन का होना जरूरी है, ठीक है ना। यानी कि ओव्यूलेशन क्या हो गया? जब ओवरी रिलीज करती है क्या? सेकेंडरी oocyte, ठीक है ना। और हमें पता है कि सेकेंडरी oocyte जो है, इट इज सस्पेंडेड एट मेटाफेज सेकेंड ऑफ मियोसिस सेकेंड, ठीक है ना। तो मेटाफेज, जो मियोसिस सेकेंड का मेटाफेज होता है, उस पे ये सेकेंडरी oocyte अटका हुआ होता है, ठीक है ना। तो हमें पता है कि मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज, उसके बाद टीलोफेज, तो फिर उसका मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाता है। लेकिन वो तब मेटाफेज सेकेंड से कब निकलेगा? जब ये मेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा। अदरवाइज ये अटका हुआ होता है, हैंग हुआ होता है एट द मेटाफेज सेकेंड ऑफ मियोसिस सेकेंड। तो यहां पे क्या होता है? ओव्यूलेशन के दौरान सेकेंडरी oocyte इज रिलीज्ड बाय द ओवरी इनटू द फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब में आने के बाद ये मूव करता है बिकॉज ऑफ द सीलियरी मूवमेंट्स, क्योंकि सीलिया, यहां पे सेल्स जो होती है वो सीलिया उसके पास होता है। तो सीलिया से सीलिया की वजह से जो ये सेकेंडरी oocyte होता है, ये मूव करता है और कहां पहुंचता है? एआई जंक्शन में, ठीक है ना। और यहां तक पहुंचते पहुंचते इसको 12 आवर्स लग जाते हैं, याद रखिएगा। सेकेंडरी oocyte takes 12 hours to reach to the AI junction, where actually this secondary oocyte is going to get fertilized by the sperm. अब चलिए मान लीजिए यहां पर, तो ये आ गया क्या? सेकेंडरी oocyte, ठीक है ना। मान लीजिए मेल फीमेल गैमेट यहां पे आ गया। अब क्या हमें चाहिए? मेल गैमेट चाहिए, ठीक है ना। अब यहां पे मेल गैमेट पहुंचाने के लिए जरूरी है कि इस फीमेल का मेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ हो, ठीक है ना। सॉरी। तो जब इस फीमेल का किसी मेल के साथ इंटरकोर्स होता है, कॉपुलेशन हो जाती है, तो उस कॉपुलेशन के दौरान जो मेल होता है, ये क्या करता है? ये इजैकुलेट करता है 3 to 4 ml ऑफ सीमेन, ठीक है। तो इस फीमेल में, जिसमें ये अभी ओव्यूलेशन हो गई,
तो इस फीमेल का अगर मेल के साथ क्या हुआ होगा, कॉपुलेशन हो गई होगी, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ होगा, ठीक है ना। उस इंटरकोर्स के दौरान जो मेल होता है ये कितना सीमेन डेवलप कर, ये कितना सीमेन इजैकुलेट करता है इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, 3 to 4 ml। ये वैरी करता है, ठीक है ना। तो इट कैन वैरी अप टू, इट कैन चेंज अप टू 10, इट कैन वैरी अप टू 10 ml, ठीक है ना। लेकिन एवरेज में हम देखते हैं कि 3 to 4 ml ऑफ सीमेन इज जनरेटेड, इज इजैकुलेटेड बाय अ मेल इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ठीक है ना। अब चलिए, जो ये 3 to 4 ml ऑफ सीमेन होता है, इसमें होते हैं तकरीबन 100 मिलियन स्पर्म्स, ठीक है ना, 100 मिलियन स्पर्म्स। ये वैरी करता है, ये 300 मिलियन स्पर्म्स तक होता है, ठीक है ना। डिफरेंट मेल्स में डिफरेंट होता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन एवरेज में 100 मिलियन स्पर्म्स, बट इट कैन गो अप टू 300 मिलियन स्पर्म्स, ठीक है ना। हाँ, अब इसमें जो ये 100 मिलियन स्पर्म्स हैं, इस इजैकुलेट में जब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इजैकुलेट आ जाता है, 3 to 4 ml ऑफ सीमेन आ जाता है, इसमें कितने स्पर्म्स हैं, 100 मिलियन स्पर्म्स हैं इसमें, ठीक है ना। अब यहां पे क्या होता है, जो ही ये फीमेल के वाजिना में कलेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो अब यहां पे क्या होता है, फीमेल के वाजिना में जो ही ये सीमेन वहां पे पहुंचता है, तो वहां पर जो ये सीमेन होता है, मान लीजिए ये सीमेन है, ठीक है ना, 3 to 4 ml ऑफ सीमेन, इसमें बहुत सारे स्पर्म्स हैं, 100 मिलियन स्पर्म्स हैं, ठीक है ना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आते आते ही क्या करता है ये डेवलप, ये दिस सीमेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू कोआगुलम, याद रखिएगा, दिस सीमेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू कोआगुलम, यानी कि सीमेन जो होता है ये कोआगुलेट हो जाता है, ये जम जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसको जमाने वाला कौन है, ठीक है ना। दो चीजें इसको जमा देती हैं, दो चीजें इसको कोआगुलेट बनाती हैं। एक को हम बोलते हैं सेमिनोजेलिन, सेमिनोजेलिन, और दूसरा है फाइब्रिनोजन, ठीक है। तो याद रखिएगा, हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि स्पर्म में, सीमेन में क्या होता है, इसमें सेमिनोजेलिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना। जो ही सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान सीमेन कलेक्ट होता है इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, तो जल्दी जल्दी ये सीमेन जो होता है ये कोआगुलेट हो जाता है। इसको कोआगुलेट कौन करता है, सेमिनोजेलिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन, जो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। अब मसला ये है कि ये क्यों कोआगुलेट बनाता है, व्हेन दिस सीमेन एंटर्स इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, व्हाई डज दिस फॉर्म द कोआगुलम, व्हाई डज दिस फॉर्म द कोआगुलेट, ठीक है ना। तो आंसर यही है, क्योंकि इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्या होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, ठीक है ना। तो एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए या उससे बचने के लिए जो ये सीमेन होता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द कोआगुलम, और कोआगुलम कौन बनाता है, सेमिनोजेलिन एंड फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स, ओके। अब इसके बाद जो ये कोआगुलम बन गया, 20 मिनट्स तक ये सीमेन रहता है इन द कोआगुलम फॉर्म, ठीक है ना। और 20 मिनट्स के बाद, आफ्टर 20 मिनट्स के बाद क्या होता है, 20 मिनट्स के बाद ये कोआगुलम जो है ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। कोआगुलम जो है ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। और इस कोआगुलम को ब्रेक करने वाला कौन है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर्स में कि इस सीमेन के अंदर प्रीफाइब्रिनोलाइसिन होता है, इसके अंदर होता है पैप, इसके अंदर होता है PSA, ठीक है ना। दिस इज प्रीफाइब्रिनोलाइसिन, व्हाट इज PAP, इट इज प्रोस्टेट एसिड फॉस्फेट, ठीक है। व्हाट इज PSA, इट इज प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ओके। तो सीमेन में प्रीफाइब्रिनोलाइसिन प्रेजेंट होता है, पैप प्रोस्टेट एसिड फॉस्फेट होता है, PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है, ठीक है ना, या PAAB इसको हम बोलते हैं, प्रोस्टेट एसिड एंटीजन, ठीक है। हाँ, अब चलिए, ये तीन चीजें जो होती हैं ये इस कोआगुलम को ब्रेक करती हैं, ठीक है ना। जब ये कोआगुलम ब्रेक हो जाता है तो इस कोआगुलम के अंदर कितने स्पर्म्स हैं, 100 मिलियन स्पर्म्स, अबाउट 100 मिलियन, बट इट कैन वैरी अप टू 300 मिलियन, ठीक है ना। तो जो ये 100 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, अब ये क्या करते हैं, ये स्टार्ट करते हैं ट्रैवल, क्योंकि इनको कहां पे पहुंचना है, इनको पहुंचना है टू द AI जंक्शन, जहां पर
सेकेंडरी oocyte इसका इस स्पर्म का वेट कर रहा होता है, ठीक है ना। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि इसमें कितने स्पर्म्स होते हैं, इस 3 to 4 ml ऑफ स्पर्म सीमेन में, इसमें होते हैं 100 मिलियन स्पर्म्स, ठीक है ना। अब ये 100 मिलियन स्पर्म जो है ये ट्रैवल करते हैं स्टार्ट कहां की ओर, टुवर्ड्स द फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब में कहां की ओर ट्रैवल करते हैं, टुवर्ड्स द एआई जंक्शन, जहां पे सेकेंडरी oocyte वेट कर रहा होता है, ठीक है। अब ये सारे के सारे स्पर्म्स अब दे आर नॉट एबल टू रीच टू द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो इसमें ओनली सिर्फ और सिर्फ 300 to 500 स्पर्म्स जो होते हैं ये कहां पे पहुंच जाते हैं, ये पहुंच जाते हैं टुवर्ड्स द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, एट द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, दैट इज एआई जंक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। लेकिन बाकी स्पर्म्स के क्या होता है, बाकी वो जो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स थे वो बेटा वो डाई हो जाते हैं, दे डाई, क्योंकि इसमें एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, या जो इसका इम्यून सिस्टम होता है वो भी स्पर्म्स को अटैक करता है। या आप याद रख सकते हैं कि जो एक्टिव स्पर्म्स होते हैं, जो एक्टिव स्पर्म्स होते हैं वही इस एसिडिक एनवायरनमेंट को क्रॉस कर पाते हैं और वो पहुंच जाते हैं कहां पे, टुवर्ड्स द एआई जंक्शन, ठीक है ना। तो these 300 to 500 sperms, these are the most active sperms among the 100 million sperms that have been able to reach to the AI junction of the fallopian tube. Okay? अब 300 से 500 स्पर्म्स पहुंच गए कहां पे, फेलोपियन ट्यूब की ओर, ठीक है ना। अब यहां पे फेलोपियन ट्यूब की ओर क्या हो जाता है, और याद रखेंगे आप इन 300 से 500 स्पर्म्स को दे टेक 5 मिनट्स, इनको 5 मिनट लग जाते हैं कहां की ओर पहुंचने में, टुवर्ड्स द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट इज फेलोपियन ट्यूब, दैट इज एआई जंक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप याद रखेंगे कि जो ही ये एआई जंक्शन पे पहुंच जाते हैं, कौन, ये 300 to 500 स्पर्म्स। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे इन स्पर्म्स की एक प्रोसेस हो जाती है जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेशन, ठीक है। जो ये 300 to 500 स्पर्म्स कहां की ओर पहुंच गए, फेलोपियन ट्यूब की ओर पहुंच गए, एआई जंक्शन पे पहुंच गए, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे इनकी एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं बेटा कैपेसिटेशन। ओके, हाँ, कैपेसिटेशन क्या है, इट इज सिंपली द स्पर्म एक्टिवेशन। ओके, इट इज स्पर्म एक्टिवेशन, ठीक है। ये स्पर्म एक्टिवेशन क्या होता है, जो ये स्पर्म्स होते हैं अब ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है ना। ये एक्टिवेट हो जाते हैं क्योंकि इनको अब किसको फर्टिलाइज करना होता है, इनको अब सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज करना है। लेकिन याद रखिएगा इन 300 to 500 स्पर्म्स में भी खाली एक ही स्पर्म ऐसा होगा जो सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज करेगा, जो ओवा को, जो एग को फर्टिलाइज करेगा, ठीक है ना। तो बाकी के डिजेनरेट हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो आप याद रखेंगे कि जो ही स्पर्म्स reach to the site of the fertilization, they undergo a process that is called capacitation. And capacitation क्या है, it is actually the sperm activation, ठीक है ना। लेकिन ये sperm activation किस चीज की वजह से होता है, याद रखिएगा इसमें होते हैं एक तो सिटीरॉल बाइंडिंग प्रोटीन ऐसा होता है जो इस एक्टिवेशन में मदद करता है, दूसरा होता है स्टीरॉल बाइंडिंग प्रोटीन, एंड सेकेंड वन इज fertilization promoting peptide। अब याद रखिएगा कि कैपेसिटेशन या स्पर्म एक्टिवेशन जो होती है वो इन दो चीजों की वजह से होती है, स्टीरॉल बाइंडिंग प्रोटीन एंड फर्टिलाइजेशन प्रमोटिंग पेप्टाइड, जो ऑलरेडी कहां पे होते हैं, जो फेलोपियन ट्यूब प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो ये स्टीरॉल बाइंडिंग प्रोटीन और फर्टिलाइजेशन प्रोमोटिंग पेप्टाइड करता क्या है, आप याद रखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पहला वाला जो है स्टीरॉल बाइंडिंग प्रोटीन, व्हाट इज इट्स फंक्शन, याद रखिएगा। अब चलिए मान लीजिए जो ये स्टीरॉल बाइंडिंग प्रोटीन है, अब हम देखेंगे स्टीरॉल बाइंडिंग क्या करता है और फर्टिलाइजेशन प्रमोटिंग पेप्टाइड क्या करता है, ठीक है ना। मान लीजिए ये है स्पर्म, दिस इज द हेड ऑफ द स्पर्म, ठीक है। मान लीजिए दिस इज स्पर्म, तो यहां से लेकर यहां तक दिस इज हेड पार्ट ऑफ द स्पर्म, ठीक है ना। तो दिस इज द हेड कैप जहां पर एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, गोल्गी अपैरेटस। अब मान लीजिए जो ये हेड होता है इसके ऊपर होते हैं यहां पर एंटी फर्टिलाइजिंग
रिसेप्टर्स, याद रखिएगा यहां पे क्या है, एंटी फर्टिलाइजर रिसेप्टर्स। ये एंटी फर्टिलाइजर रिसेप्टर्स जो हैं ये रिकॉग्नाइज करते हैं किसको, जो सेकेंडरी oocyte है जिसके साथ इस स्पर्म को फ्यूज हो रहा है, फर्टिलाइज करना है जिसको, तो इस पे होते हैं, इस एग के बाहर वाली सरफेस पे क्या होते हैं, इस पे होते हैं फर्टिलाइजर रिसेप्टर्स, ठीक है ना। सो दिस एंटी फर्टिलाइजर रिसेप्टर्स एंड फर्टिलाइजर रिसेप्टर्स ये एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है ना। और ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में किसी और एनिमल का स्पर्म डालेंगे तो फर्टिलाइजेशन कभी नहीं होगी, क्योंकि वो दोनों सेल्स जो है वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, ठीक है ना। सो इट इज दीज रिसेप्टर्स, एंटी फर्टिलाइजर रिसेप्टर ऑन द स्पर्म एंड फर्टिलाइजर रिसेप्टर्स ऑन द एग और secondary oocyte which are going to recognize each other so that the fertilization takes place, ठीक है ना। अब चलिए इस एंटी फर्टिलाइजर रिसेप्टर के ऊपर, इसके ऊपर और एक लेयर होती है, दैट लेयर इज ऑफ डिकैपेसिटेशन फैक्टर्स। डिकैपेसिटेशन फैक्टर्स ये भी प्रोटीन्स होते हैं जो इस एंटी फर्टिलाइजर रिसेप्टर के ऊपर होते हैं, ठीक है ना। अब इस डिकैपेसिटेशन फैक्टर को बाहर से ये इतना ही नहीं, ये बिल्कुल यहां तक होता है, ठीक है ना। अब मैंने यहां पर दिखाया थोड़ा सा, ठीक है ना। तो यहां पे आप याद रखेंगे डिकैपेसिटेशन फैक्टर के ऊपर और एक लेयर होती है, ये होती है डबल कोलेस्ट्रॉल लेयर, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जो हेड होता है स्पर्म का, इसमें होते हैं एंटी फर्टिलाइजर रिसेप्टर्स, एंटी फर्टिलाइजर रिसेप्टर के ऊपर है डिकैपेसिटेशन फैक्टर, डिकैपेसिटेशन फैक्टर के ऊपर है डबल कोलेस्ट्रॉल लेयर, ठीक है ना। हाँ, अब चलिए जो स्टीरॉल बाइंडिंग प्रोटीन है, स्टीरॉल बाइंडिंग प्रोटीन जो फैलोपियन ट्यूब रिलीज करता है, ये स्टीरॉल बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, इसका काम होता है टू रिमूव द डबल लेयर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। एक तो ये डबल कोलेस्ट्रॉल लेयर को रिमूव करता है, खत्म करता है। उसके बाद जो डबल कोलेस्ट्रॉल लेयर के नीचे क्या है, डिकैपेसिटेशन फैक्टर, इसको भी रिमूव करता है, ठीक है ना। जब इसने डबल कोलेस्ट्रॉल लेयर को रिमूव किया, जब इसने डिकैपेसिटेशन फैक्टर को रिमूव किया, बचा क्या, वहां पे बचा एंटी फर्टिलाइजर रिसेप्टर्स। दरअसल इसका काम होता है टू एक्सपोज द एंटी फर्टिलाइजर रिसेप्टर्स, ओके। So the main important function of the sterol binding protein is to expose the anti-fertilizer receptors on the sperm head, okay? जब ये anti-fertilizer receptors expose हो जाते हैं, हमारा मकसद ही यही है कि ये एक्सपोज हो जाए ताकि ये रिकॉग्नाइज करे किसको, फर्टिलाइजर रिसेप्टर्स ऑन द सेकेंडरी oocyte, ओके। So this is the function of the sterol binding protein. It removes the double layer of the cholesterol, it removes the decapacitation factor and exposes the anti-fertilizer receptors so that these receptors can recognize the fertilizer receptors on the secondary oocyte, okay? चलिए ये तो हो गया स्टीरॉल बाइंडिंग प्रोटीन। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन प्रमोटिंग पेप्टाइड। अब ये फर्टिलाइजेशन प्रमोटिंग पेप्टाइड क्या करता है, याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन प्रमोटिंग पेप्टाइड ये सीधे ही घुस जाता है किसमें, स्पर्म में घुस जाता है, स्पर्म के हेड में घुस जाता है, ठीक है ना। और जो ही ये फर्टिलाइजेशन प्रमोटिंग पेप्टाइड एंटर्स इनटू द स्पर्म हेड, यहां पे इट एक्टिवेट्स द साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, CAMP। व्हाट इज CAMP? इट इज साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ओके। तो जो ही फर्टिलाइजेशन प्रमोटिंग पेप्टाइड enters into the sperm head, it activates the cyclic adenosine monophosphate. What is the function of the cyclic adenosine monophosphate when it gets activated? It actually causes the influx of the calcium ions. तो यहां पे क्या होता है, influx of calcium ions। और जो ही कैल्शियम आयंस कहां जाते हैं, स्पर्म हेड के अंदर जाते हैं। तो जो ही कैल्शियम आयन स्पर्म हेड के अंदर जाते हैं तो ये कैल्शियम आयन जो है दे काज द डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म, ठीक है ना। जो स्पर्म होता है इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, हर सेल के बाहर से, एनिमल सेल को बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, तो इसको भी बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना। तो इस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्टेबलाइज हो जाता है किस चीज की वजह से, जब इसमें कैल्शियम आयंस अंदर आ जाते हैं। और जो ये डिस्टेबलाइज हो जाता है, इट काजेस विप्लैश मूवमेंट्स। ये क्या काज करता है, विप्लैश मूवमेंट्स। व्हाट आर विप्लैश मूवमेंट्स? विप्लैश मूवमेंट्स आर एक्चुअली जर्की मूवमेंट्स, ठीक है ना। कोई चीज जब जर्क करती है, जर्क्स क्रिएट करती है, उसको हम बोलते हैं विप्लैश मूवमेंट, ठीक है ना। हालांकि अभी तक स्पर्म्स में इससे पहले भी मूवमेंट्स होती हैं, लेकिन दोज मूवमेंट्स आर एक्चुअली अंडुलेटरी मूवमेंट्स। अंडुलेटरी मूवमेंट्स का मतलब हो गया वेव लाइक मूवमेंट्स, ठीक है। तो लेकिन जो ही साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्टिवेट हो जाता है, ये इट काज द इन्फ्लक्स ऑफ द कैल्शियम आयंस। Influx of the calcium ions cause the destabilization of the plasma membrane of the sperm cell, and destabilization of the plasma membrane of the sperm cell
causes the whiplash movement. And what are whiplash movements? Whiplash movements are actually jerky movements. Now this sperm is actually going to carry out the jerks, ठीक है ना? और ये jerky movements किस लिए जरूरी है? These jerky movements are actually important for its penetration. या हम ऐसा कह सकते हैं कि whiplash movements जो sperm में आ जाती हैं, they increase its penetration power. They increase its penetration power. Penetration power क्या हो गया? क्योंकि sperm को penetrate करना है किसको? सेकेंडरी उस साइड को, ठीक है ना? फीमेल गैमेट को उसको क्या करना है? पेनिट्रेट करना है। तो उसके लिए इसका पेनिट्रेशन पावर इंक्रीज करने के लिए ये विप्लैश मूवमेंट इसमें आ जाती हैं। और किस चीज की वजह से आ जाती हैं? ड्यू टू द डिस्टेबलाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन, एंड द डिस्टेबलाइजेशन इज caused by the influx of the calcium ions. Influx of the calcium ions is caused by the cyclic adenosine monophosphate, and cyclic adenosine monophosphate is activated by the fertilization promoting peptide. Okay, so this is the sperm activation, this is the capacitation, ठीक है ना? अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद अब इस sperm को पेनिट्रेट करना है, इसको फर्टिलाइज करना है किसको? सेकेंडरी साइड को, फीमेल गैमेट को, ठीक है ना? जब ये फीमेल गैमेट को क्या करता है? फर्टिलाइज करता है, तो उस दौरान बहुत सारे फिजिकल और केमिकल इवेंट्स होते हैं, ठीक है ना? एंड there are different types of number of physical and chemical events which take place during fertilization, and we'll discuss those physical and chemical events in the next lecture. And in this lecture we have reached up to this point that the sperm gets activated in the fallopian tube of the female reproductive tract. Now after this, various physical and chemical events are going to take place that will be discussed in the next lecture. Till then, thank you very much.